देखिए, एंटीजन जिसको ब्लड ग्रुपिंग में एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं, यह वो स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जो आरबीसी की सरफेस यानी कि सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहता है और उसी के बेस पर हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। एंटीजेंस मेनली प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं और जेनेटिकली इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि ये हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आरबीसी पर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप बी। अगर ए बी दोनों हैं तो ए बी। और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ग्रुप होगा। इसी तरह आर एच सिस्टम में डी एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव डिसाइड होता है। बॉडी इन एंटीजेंस को सेफ मानती है, इसलिए इनके खिलाफ कोई इम्यून रिएक्शन नहीं करती। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा ब्लड दे दिया जाए जिसमें उसकी आरबीसी पर ऐसा एंटीजन मौजूद हो जो उसके शरीर के लिए फॉरेन या विदेशी होता है, तो उसके प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज उस एंटीजन पर अटैक करती है। इससे आरबीसी आपस में चिपकने लगते हैं और इस प्रोसेस को या फिर इस फिनोमेना को एग्लूटिनेशन कहते हैं और बाद में हेमोलाइसिस हो सकता है। इसलिए ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर और रेसिपिएंट के एंटीजन्स का मैच करना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में एग्लूटिनोजेंस को ऐसे समझो जैसे आरबीसी का आइडेंटिटी कार्ड। यही आइडेंटिटी डिसाइड करती है कि कौन सा ब्लड किस पेशेंट को सेफली दिया जा सकता है। गलत एंटीजन वाला ब्लड देना सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या किडनी फेलियर या शॉक तक कॉज कर सकता है। इसी कारण ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग हर ट्रांसफ्यूजन से पहले मैंडेटरी होती है। इसको अगर सिंपल शब्दों में कहें तो एंटीजन या कि फिर एग्लूटिनोजन वह सरफेस मार्कर होता है जो आरबीसी की पहचान बनाता है और ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी की फाउंडेशन डिसाइड करता है। एंटीबॉडी जिसे ब्लड ग्रुपिंग के कॉन्टेक्स्ट में एग्लूटिनिन कहते हैं, वह प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में मौजूद रहता है और किसी फॉरेन एंटीजन को पहचान कर उसके खिलाफ रिएक्शन करता है। ये एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम द्वारा बनाए जाते हैं और इनका काम बॉडी को हार्मफुल ऑर्गेनिज्म या कि फिर फॉरेन सेल्स से बचाना होता है। ब्लड ग्रुप सिस्टम में सबसे कॉमन एंटीबॉडीज होती है एंटी ए और एंटी बी। मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन होगा, इसलिए उसके प्लाज्मा में नेचुरली एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद होगी। इसका मतलब ये है कि अगर गलती से उसे बी ग्रुप वाला ब्लड दे दिया जाए तो उसकी एंटी बी एंटीबॉडी डोनर आरबीसी के बी एंटीजन से बाइंड होकर एग्लूटिनेशन और हेमोलाइसिस कर देगी, जो सीरियस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पैदा कर सकता है। इसी तरह अगर बी ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटी ए एंटीबॉडी होती है, ओ ग्रुप वाले में एंटी ए और एंटी बी दोनों होती है और ए बी ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ये एंटीबॉडीज मोस्टली आईजीएम टाइप की होती है और जन्म के कुछ महीने बाद एनवायरनमेंट में मौजूद बैक्टीरिया के एंटीजन के एक्सपोजर से डेवलप होती है। इसलिए इन्हें नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडीज कहा जाता है। आरएच सिस्टम में एंटी डी एंटीबॉडी नेचुरली नहीं होती, बल्कि आरएच नेगेटिव व्यक्ति में यह एंटीबॉडी तब बनती है जब उसे आरएच पॉजिटिव ब्लड मिल जाए या प्रेगनेंसी में आरएच पॉजिटिव बेबी का एक्सपोजर हो जाए। क्लिनिकल प्रैक्टिस में एग्लूटिनिन्स को ऐसे समझो जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स जो गलत पहचान वाले आरबीसी को देखते ही अटैक करते हैं। यही वजह है कि ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर और रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज भी चेक किए जाते हैं ताकि मिसमैच से डेंजरस रिएक्शन न हो। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो एंटीबॉडी यानी कि एग्लूटिनिन प्लाज्मा में मौजूद वह डिफेंस प्रोटीन होता है जो फॉरेन ब्लड एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन करता है और ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी को डिसाइड करने में
की रोल प्ले करता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी अपने मैचिंग एंटीजन को पहचानकर उससे बाइंड हो जाती है और तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। ब्लड ग्रुपिंग के कॉन्टेक्स्ट में यह रिएक्शन तब दिखाई देती है जब किसी व्यक्ति को ऐसा ब्लड मिल जाए जिसकी आरबीसी पर मौजूद एंटीजन उसके बॉडी के लिए फॉरेन हो। जैसे ही एंटीबॉडी उस फॉरेन एंटीजन से अटैच होती है, आरबीसी आपस में चिपकने लगती है, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं, और आगे चलकर आरबीसी टूटने भी लगती है, जिसको हेमोलाइसिस कहते हैं। मान लो किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और गलती से उसे बी ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। पेशेंट के प्लाज्मा में मौजूद एंटी बी एंटीबॉडी डोनर के बी एंटीजन से बाइंड करेगी। यह बाइंडिंग एक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करती है, जहां पर एंटीबॉडी का शेप एंटीजन से एग्जैक्टली मैच करता है। जैसे ही मल्टीपल आरबीसी आपस में जुड़ते हैं, ब्लड थिक क्लस्टर बना लेता है, जिससे सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है और किडनी डैमेज, शॉक और इवन डेथ भी हो सकती है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये एक व्यक्ति है जिसका ग्रुप ए है। इसके अंदर जो एंटीजन आरबीसी है, इसके ऊपर इस तरीके का ए एंटीजन मौजूद है, जो बिल्कुल ए की तरह ही इसकी शेप है। और इसके अंदर बी एंटीबॉडी मौजूद है, जिसकी सरफेस पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है। और जो बी ग्रुप वाला व्यक्ति है, उसकी आरबीसी के ऊपर इस शेप की बी एंटीजन है, यानी जैसे बी होता है वैसे ही उसकी एंटीजन मौजूद है। और इसका जो एंटीबॉडी है, इसकी सरफेस पर कुछ इस तरीके के एंटी मतलब बॉडी का जो शेप है वो इस तरीके का है। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति के अंदर हैं, ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी, तो इन दोनों के शेप में फ़र्क होने से ये आपस में बाइंड नहीं कर पाते। लेकिन जब ए वाले को बी का ग्रुप ब्लड और बी वाले को ए एंटीजन वाला ग्रुप ब्लड ग्रुप दिया जाता है, तब इसकी सरफेस इसके साथ बाइंड हो जाती है, या इसकी सरफेस इसके साथ बाइंड हो जाती है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे को मैच करती है। तो जब इस तरीके से ए को बी का या बी को ए का ब्लड दिया जाता है, तो इनकी रिएक्शन होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की। और इसी वजह से ये जो एंटीबॉडी एंटीजन की रिएक्शन है, इसमें एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लिनिकल लैब्स में इसी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का यूज़ करके ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। जब पेशेंट के ब्लड में कोई नॉन एंटीबॉडी मिलाई जाती है और अगर एग्लूटिनेशन दिखाई देता है, इसका मतलब होता है कि उस एंटीजन की प्रेजेंस है, यानी कि यह रिएक्शन डायग्नोस्टिक टूल भी है और सेफ्टी वार्निंग भी। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी का आइडेंटिटी चेकिंग सिस्टम होता है। सही मैच में कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन मिस मैच में डेंजरस एग्लूटिनेशन और हेमोलाइसिस हो सकती है। इसलिए ट्रांसफ्यूजन से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग लाइफ सेविंग स्टेप होता है। एग्लूटिनोजेंस और एग्लूटिनिन्स ब्लड ग्रुपिंग की लैंग्वेज में दो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्लूटिनोजेंस वह एंटीजन होता है जो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, जबकि एग्लूटिनिन वह एंटीबॉडी होती है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है। सरल शब्दों में कहें तो एग्लूटिनोजन पहचान का निशान होता है और एग्लूटिनिन पहचान जांचने वाले गार्ड का नाम है। अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर ए एग्लूटिनोजन मौजूद है, तो उसके प्लाज्मा में नेचुरली एंटी बी एग्लूटिनिन होगा। इसका मतलब है कि बॉडी अपने एंटीजन को सेल्फ मानती है और उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन दूसरे ग्रुप के एंटीजन को फॉरेन मानकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी रखती है। इसी प्रिंसिपल पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग काम करती है।
जब एग्लूटिनोजन और उसका मैचिंग एग्लूटिनिन आपस में मिल जाते हैं तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आरबीसी आपस में चिपकने लगती है और सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। यही रीज़न है कि ट्रांसफ्यूजन में डोनर के एग्लूटिनोजेंस और रेसिपिएंट के एग्लूटिनिन्स का मैचिंग कंपल्सरी कॉन्सेप्ट या फिर एक कंपल्सरी स्टेप होता है। ब्लड ग्रुप हमें माता पिता से इनहेरिटेड होता है, यानी कि यह जन्म से ही तय होता है और लाइफ भर नहीं बदलता। हमारे क्रोमोसोम्स पर स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन एक्सप्रेस होगा। यही एंटीजन अल्टीमेटली हमारा ब्लड ग्रुप बनाता है। देखिए, ए बी ओ सिस्टम में एक जीन के तीन मेन फॉर्म्स या फिर एलील्स होते हैं, ए बी और ओ। अगर चाइल्ड को पेरेंट से ए एलील मिलता है तो उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन बनेगा। अगर बी एलील मिलता है तो उसको बी एंटीजन मिलेगा। और अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो उसके एंटीजन एक्सप्रेस होंगे और ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। अगर दोनों तरफ से ओ एलील्स मिले तो कोई भी एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होगा और ब्लड ग्रुप ओ होगा। यहाँ ए और बी एलील डोमिनेंट होते हैं जबकि ओ एलील रिसेसिव होता है। आरएच सिस्टम में भी जेनेटिक्स सिमिलर प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर व्यक्ति के जीन में डी एंटीजन प्रेजेंट है तो वह आरएच पॉजिटिव होता है और अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव होता है। आरएच पॉजिटिव ट्रेट यूजुअली डोमिनेंट होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जेनेटिक्स समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हम पेरेंट चाइल्ड ब्लड ग्रुप प्रिडिक्शन, इनहेरिटेंस काउंसलिंग और मेडिको लीगल केस और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी रिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों पेरेंट्स ओ ग्रुप हैं और तो बच्चा कभी ए या बी ग्रुप नहीं हो सकता। इसी तरह आरएच नेगेटिव मदर और आरएच पॉजिटिव फादर के केस में बेबी आरएच पॉजिटिव हो सकता है, जिससे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ सकता है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो जीन्स आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन का डिज़ाइन बनाते हैं और वही डिज़ाइन हमारा ब्लड ग्रुप तय करता है। ब्लड ग्रुपिंग की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यह सीधे पेशेंट सेफ्टी और लाइफ सेविंग डिसीजन से जुड़ा होता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच न किया जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है, जिससे आरबीसी टूट सकती है, किडनी फेलियर, शॉक और डेथ भी हो सकती है। इसलिए हर ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग ज़रूरी होती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एरिया है प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में, खासकर आरएच सिस्टम में। अगर माँ आरएच नेगेटिव है और बच्चा आरएच पॉजिटिव है तो माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बन सकती है जो अगली प्रेगनेंसी में बच्चे की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न हो सकता है। सही समय पर एंटी डी इंजेक्शन देकर इस सीरियस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ब्लड ग्रुपिंग का यूज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी होता है क्योंकि इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप होने पर ग्राफ्ट रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इमरजेंसी मेडिसिन में भी ब्लड ग्रुप नॉलेज काफ़ी ज़रूरी होती है, जैसे कि एक्सीडेंट केस में रैपिड ट्रांसफ्यूज़न के लिए। ब्लड ग्रुप का यूज़ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और पैटर्निटी डिस्प्यूट में सपोर्टिव एविडेंस के रूप में किया जाता है। जेनेटिक काउंसलिंग में भी पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप देखकर चाइल्ड ब्लड ग्रुप प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ब्लड ग्रुपिंग सिर्फ लैब नॉलेज नहीं है, बल्कि यह ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इमरजेंसी केयर और लीगल मेडिसिन का एक फाउंडेशन है। देखिए,
ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में इंसान का ब्लड 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ए बी, ए बी और ओ। देखिए, यह क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन या एग्लूटिनोजन मौजूद है और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी यानी कि एग्लूटिनिन पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर केवल ए एंटीजन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा और ऐसे व्यक्ति के प्लाज्मा में नेचुरली एंटी बी एंटीबॉडी होगी ताकि वह बी एंटीजन वाले फॉरेन आरबीसी से प्रोटेक्ट रहे। अगर आरबीसी पर केवल बी एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी होगा और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होगी। और अगर आरबीसी पर दोनों ए और बी एंटीजन मौजूद है तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा और ऐसे व्यक्ति के प्लाज्मा में कोई भी एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होगी। इसलिए ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति दोनों ए और बी दोनों ब्लड को सेफली रिसीव कर सकता है। और अगर आरबीसी पर न तो ए एंटीजन है और न ही बी एंटीजन है तो ऐसा ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी और इस वजह से ओ ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ ओ ब्लड को ही रिसीव कर सकता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यही एंटीजन एंटीबॉडी पैटर्न डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड किस पेशेंट को सेफली दिया जा सकता है। गलत मैचिंग होने पर एग्लूटिनेशन और हेमोलिसिस हो सकती है जो कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनती है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का आधार यही है कि आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन मौजूद है। यही एंटीजन ब्लड की आइडेंटिटी तय करता है और ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी को डिसाइड करता है। देखिए, जिस व्यक्ति की आरबीसी पर ए एंटीजन मौजूद होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है और यह एंटीजन जेनेटिकली फिक्स्ड होता है और पूरी लाइफ में चेंज नहीं होता। बॉडी इस एंटीजन को सेफ मानती है, इसलिए इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती। जिस व्यक्ति की आरबीसी पर बी एंटीजन मौजूद होता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है और यह एंटीजन भी आरबीसी मेम्ब्रेन पर परमानेंटली एक्सप्रेस रहता है और इम्यून सिस्टम इसे नॉर्मल सेल्फ स्ट्रक्चर की तरह पहचानता है। जिस व्यक्ति की आरबीसी पर दोनों ए और बी एंटीजन होते हैं उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है और इसका मतलब कि उसकी आरबीसी दोनों पहचान के मार्कर्स को कैरी करती है, यानी कि ए और बी दोनों एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर मौजूद होते हैं। और जिस व्यक्ति की आरबीसी पर न तो ए है और न ही बी है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। इसका मतलब कि आरबीसी ब्लैंक होती है। इसमें बेसिक एच एंटीजन होता है लेकिन ए या बी मॉडिफिकेशन नहीं होती, इसलिए क्लिनिकली इसको नो एंटीजन कहा जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी ये डिसाइड करती है कि बॉडी किस ब्लड को एक्सेप्ट करेगी और किसे रिजेक्ट करेगी। ये एंटीबॉडीज नेचुरली प्रेजेंट होती हैं और जन्म के कुछ महीने बाद एनवायरनमेंट में मौजूद बैक्टीरिया के एंटीजन के एक्सपोजर से डेवलप होती है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पर ए एंटीजन होगा और प्लाज्मा में नेचुरली एंटी बी एंटीबॉडी होगी। इसका मतलब है कि उसका इम्यून सिस्टम बी एंटीजन वाले आरबीसी को फौरन मानेगा और उसके खिलाफ रिएक्शन करेगा। अगर बी ब्लड ग्रुप बी है तो प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, न ए और न बी। इसलिए ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी और ओ सभी ग्रुप का ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल रेसिपेंट कहा जाता है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज होगी, इसलिए ओ ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ ग्रुप वाले को ही सेफली रिसीव कर सकता है। ये एंटीबॉडीज मोस्टली आईजीएम टाइप की होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करती है।
अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए तो ये एंटीबॉडीज तुरंत डोनर आरबीसी से बाइंड होकर एग्लूटिनेशन और हेमोलाइसिस कर देगी, जो कि मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन होती है। लैंडस्टीनर्स लॉ ब्लड ग्रुपिंग का फंडामेंटल रूल है, जो ये बताता है कि किसी व्यक्ति की आरबीसी पर मौजूद एंटीजन और उसके प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी का रिएक्शन कैसे होता है। इस लॉ के हिसाब से जिस एंटीजन की प्रेजेंस होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होती, और जिस एंटीजन की एब्सेंस होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्लाज्मा में मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति की सरफेस पर ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन एंटी बी एंटीबॉडी ज़रूर होगी। अब क्योंकि बी है वो एंटीजन एब्सेंट है, इस वजह से ए वाले के प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी। और ठीक वैसे ही अगर आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है, यानी कि बी ग्रुप वाला व्यक्ति है, तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी नहीं होगी, लेकिन एंटी ए होगी। और अगर आरबीसी पर दोनों ए और बी एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और वैसे ही अगर आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज होंगी। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आमतौर पर सिर्फ आरबीसी को ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है, यानी कि आपके ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा को अलग करके सिर्फ आरबीसी को ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। और इसमें जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसकी आरबीसी पर ए या बी कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि रेसिपिएंट के प्लाज्मा में चाहे एंटी ए हो या एंटी बी हो, उन्हें रिएक्ट करने के लिए कोई एंटीजन नहीं मिलता। इसलिए ओ ग्रुप की आरबीसी ऑलमोस्ट सभी ब्लड ग्रुप्स को सेफली दी जा सकती है, खासकर इमरजेंसी सिचुएशन में जब पेशेंट का ब्लड ग्रुप पता नहीं होता। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटी ए या कोई एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी, ए बी या ओ किसी भी ग्रुप की आरबीसी को रिसीव कर सकता है बिना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के रिस्क के। लेकिन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन है कि यह कंसेप्ट सिर्फ पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन पर ही अप्लाई होता है, पूरे ब्लड या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन में नहीं होता। क्योंकि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन में उल्टा रूल लागू होता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज भी होती है। प्रैक्टिकल तौर पर इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रॉमा केयर और ब्लड बैंक में यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लाइफ सेविंग होता है, लेकिन फिर भी आइडियली हमेशा प्रॉपर ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग करके ही ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। कंपैटिबिलिटी रूल का सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये है कि डोनर की आरबीसी पर मौजूद एंटीजन रेसिपिएंट के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्शन हो गई तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग से एग्लूटिनेशन और होमोलिसिस हो जाएगी, जो पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकती है। देखिए, अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगा। उसका मतलब है कि उसे ऐसा ब्लड नहीं दिया जा सकता जिसकी आरबीसी पर बी एंटीजन हो, यानी कि बी या ए बी ब्लड देना अनसेफ होगा। लेकिन ए या ओ आरबीसी सेफ रहेगी, क्योंकि उनमें बी एंटीजन नहीं होता। इसी तरह अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए उसे केवल ओ ग्रुप का ही ब्लड दिया जा सकता है। जबकि ए बी ग्रुप के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वह सभी ग्रुप्स की आरबीसी रिसीव कर सकता है। देखिए, अगर ए बी ओ कंपैटिबिलिटी का ध्यान न रखा जाए और मिसमैच्ड ब्लड दे दिया जाए तो सीवियर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है, जिससे आरबीसी टूट सकती है, किडनी फेलियर, शॉक और इवन डेथ तक हो सकती है।
आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट एंटीजन होता है एंटीजन डी। इसी एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर किसी व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव कहते हैं। अगर आरबीसी के सरफेस पर डी एंटीजन मौजूद है तो व्यक्ति आरएच पॉजिटिव, और अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव होता है। डी एंटीजन इम्यूनोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को काफ़ी तेज़ रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलेट करता है। अगर किसी आरएच नेगेटिव व्यक्ति को गलती से आरएच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उसकी जो बॉडी है वो डी एंटीजन को फौरन मानकर एंटी डी एंटीबॉडी बना लेता है। पहली एक्सपोजर में यूजुअली कोई सीवियर रिएक्शन नहीं होती, लेकिन बॉडी सेंसिटाइज्ड हो जाती है। अगली बार फिर से जब आरएच पॉजिटिव ब्लड मिल जाए तो स्ट्रॉन्ग हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी डी एंटीजन क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर माँ के अगर माँ आरएच नेगेटिव है और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो तो डिलीवरी या कि फिर मिसकैरेज के दौरान फीटल आरबीसी माँ के ब्लड में चली जाती है और माँ सेंसिटाइज्ड हो जाती है। अगली प्रेगनेंसी में माँ की एंटी डी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जिसे हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्लासिफिकेशन सिर्फ एक एंटीजन पर बेस्ड होता है, जिसको डी एंटीजन कहते हैं। इसी एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से तय होता है कि व्यक्ति आरएच पॉजिटिव है कि आरएच नेगेटिव है। भारत की पॉपुलेशन में मेजॉरिटी लोग आरएच पॉजिटिव ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम डी एंटीजन को सेल्फ मानता है, इसलिए उसके प्लाज्मा में नॉर्मली एंटी डी एंटीबॉडी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर डी एंटीजन नहीं होता तो वह व्यक्ति आरएच नेगेटिव होता है। आरएच नेगेटिव व्यक्ति के डी एंटीबॉडी नहीं होती, लेकिन अगर उसे कभी आरएच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए या प्रेगनेंसी में आरएच पॉजिटिव बेबी का एक्सपोजर हो जाए तो उसका इम्यून सिस्टम एंटी डी एंटीबॉडी बना लेता है। इसी प्रोसेस को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है कि आरएच नेगेटिव व्यक्ति को हमेशा आरएच नेगेटिव ब्लड ही दिया जाना चाहिए, ताकि डी एंटीबॉडी बनने से बचाया जा सके। प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में भी आरएच नेगेटिव मदर की स्पेशल मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि बेबी सुरक्षित रह सके। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एंटी डी एंटीबॉडी नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आरएच नेगेटिव है तो उसके प्लाज्मा में जन्म से एंटी डी एंटीबॉडी नहीं होती। एंटी डी एंटीबॉडी तभी बनती है जब आरएच नेगेटिव व्यक्ति का एक्सपोजर किसी आरएच पॉजिटिव आरबीसी से होता है, और यह एक्सपोजर मेनली दो सिचुएशंस में होता है। पहला, अगर गलती से आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, और दूसरा प्रेगनेंसी में जब आरएच नेगेटिव मदर के ब्लड में आरएच पॉजिटिव बेबी की आरबीसी चली जाती है, खासकर डिलीवरी, मिसकैरेज या कि फिर इन्वेजिव प्रोसीजर के समय। पहले एक्सपोजर पर यूजुअली बॉडी सिर्फ सेंसिटाइज्ड होती है और एंटीबॉडी धीरे धीरे बनती है, जिससे इमीडिएट सीवियर रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगली बार जब फिर आरएच पॉजिटिव आरबीसी एक्सपोजर हो जाए तो ऑलरेडी बनी हुई एंटी डी एंटीबॉडीज तेजी से रिएक्शन करके आरबीसी डिस्ट्रक्शन कर सकती है, जिससे सीवियर हेमोलाइसिस हो सकती है। इसलिए आरएच नेगेटिव मदर को डिलीवरी के बाद या किसी रिस्की सिचुएशन में एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि मैटरनल इम्यून सिस्टम एंटी डी एंटीबॉडी न बना सके और फ्यूचर प्रेगनेंसी सेफ रहे। आरएच ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न से होता है। इसका मतलब है कि आरएच ट्रेट एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि नॉर्मल ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है।
इसलिए मेल्स और फीमेल्स दोनों में इक्वली ट्रांसमिट होता है। आरएच सिस्टम में जीन के दो मेन फॉर्म होते हैं, डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी। यहाँ कैपिटल डी जीन डोमिनेंट होता है, जबकि स्मॉल डी रिसेसिव डोमिनेंट। अगर किसी व्यक्ति के पास कम से कम एक भी कैपिटल डी जीन मौजूद है, कैपिटल डी या कि फिर कैपिटल डी स्मॉल डी अगर कॉम्बिनेशन है, तो उसकी आरबीसी पर डी एंटीजन एक्सप्रेस होगा और वह व्यक्ति आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। केवल वही व्यक्ति आरएच नेगेटिव होगा जिसके दोनों जीन्स रिसेसिव हो, यानी कि स्मॉल डी हो, यानी कि कैपिटल डी एंटीजन पूरी तरीके से एब्सेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे समझो कि अगर फादर आर एच पॉजिटिव है, यानी कि कैपिटल डी स्मॉल डी है, और मदर आर एच नेगेटिव है, यानी कि स्मॉल डी है, तो बच्चे के आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% हो सकती है। अगर दोनों पेरेंट्स आर एच पॉजिटिव है, यानी कि कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी, तो चाइल्ड आर एच पॉजिटिव या रेयर केस में आर एच नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादातर केसेस में वह आर एच पॉजिटिव ही होगा। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस मेनली दो बड़े एरियाज में होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में। ट्रांसफ्यूज़न में अगर किसी आर एच नेगेटिव व्यक्ति को गलती से आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए, तो उसका इम्यून सिस्टम डी एंटीजन को फ़ौरन मानकर एंटी डी एंटीबॉडीज़ बना लेता है। पहली बार में रिएक्शन माइल्ड होती है, लेकिन व्यक्ति सेंसिटाइज्ड हो जाता है, और जब अगली बार फिर से उसे आर एच पॉजिटिव ब्लड मिलता है, तो सीवियर हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है, जिसमें आरबीसी तेजी से टूटने लगती है और किडनी डैमेज, शॉक और डेथ तक हो सकती है। इसलिए क्लिनिकल रूल है कि आर एच नेगेटिव पेशेंट्स को हमेशा आर एच नेगेटिव ब्लड ही दिया जाना चाहिए। अगर माँ आर एच नेगेटिव है और फीटस आर एच पॉजिटिव है, तो डिलीवरी या मिसकैरेज के दौरान फीटल आरबीसी माँ के ब्लड में जा सकती है और माँ सेंसिटाइज्ड हो सकती है। अगली प्रेगनेंसी में माँ की एंटी डी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। इस सीरियस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए आर एच नेगेटिव मदर को टाइमली एंटी डी इमोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। वीक डी वह कंडीशन है जिसमें आरबीसी की सरफेस पर डी एंटीजन मौजूद तो होता है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन काफ़ी वीक या फिर कम इंटेंसिटी की होती है। रूटीन ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट में कभी-कभी यह डी एंटीजन क्लियरली डिटेक्ट भी नहीं हो पाता और इनिशियली व्यक्ति को आर एच नेगेटिव समझ लिया जाता है, लेकिन स्पेशल टेस्टिंग करने पर वीक डी पॉजिटिव सामने आती है। वीक डी का कारण जेनेटिक वेरिएशन होता है, जिसमें डी एंटीजन का स्ट्रक्चर थोड़ा ऑल्टर्ड होता है या उसकी क्वांटिटी कम एक्सप्रेस होती है। इम्यूनोलॉजिकली यह डी एंटीजन ही होता है, इसलिए बॉडी इसे आर एच पॉजिटिव एंटीजन की तरह रिकग्नाइज करती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में वीक डी वाले व्यक्ति को आर एच पॉजिटिव माना जाता है, खासकर डोनर सिलेक्शन में। इसका मतलब है कि उनका ब्लड आर एच नेगेटिव रेसिपिएंट को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वीक डी भी एंटी डी एंटीबॉडी फॉर्मेशन ट्रिगर कर सकती है। हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस भी कहा जाता है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें माँ के शरीर द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज बच्चे की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये मैटरनल एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के ब्लड में पहुंच जाती है और फीटल आरबीसी पर अटैक करती है, जिससे सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस या कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बेसिकली यह एक इम्यून मेडिएटेड हेमोलाइसिस है, जिसमें माँ का इम्यून सिस्टम फीटस की आरबीसी को फौरन समझकर अटैक करता है।
यह डिजीज़ अक्सर पहले बच्चे में नहीं होती, लेकिन पहले बच्चे के दौरान माँ सेंसिटाइज हो जाती है और अगली प्रेगनेंसी में ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। HDN इसका सबसे कॉमन कॉज है RH इनकम्पैटिबिलिटी। यह तब होता है जब माँ RH नेगेटिव होती है और बच्चा RH पॉजिटिव होता है। डिलीवरी, मिसकैरेज, ट्रॉमा या इन्वेसिव प्रोसीजर के दौरान फीटल आरबीसी माँ के ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। माँ का इम्यून सिस्टम डी एंटीजन को फौरन मानकर एंटी डी एंटीबॉडीज बना लेता है। इस प्रोसेस को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। अगली प्रेगनेंसी में अगर फिर से आरएच पॉजिटिव फीटस हो तो माँ की बनी हुई एंटी डी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिससे HDN डेवलप होता है। रेयर केसेस में ABO इनकम्पैटिबिलिटी से भी माइल्ड HDN हो सकता है, खासकर जब माँ O ग्रुप हो और बच्चा A या B ग्रुप का हो, लेकिन RH HDN ज़्यादा सीवियर होता है। HDN की शुरुआत तब होती है जब RH नेगेटिव माँ के ब्लड में RH पॉजिटिव फीटस की आरबीसी पहुँच जाती है। यह आमतौर पर डिलीवरी के टाइम ही होता है, लेकिन मिसकैरेज, अबॉर्शन, एब्डोमिनल ट्रॉमा या कि फिर एमिनोसेंटेसिस जैसी प्रोसीजर्स में भी फीटल आरबीसी माँ के सर्कुलेशन में जा सकती है। जब पहली बार फीटल आरएच पॉजिटिव आरबीसी माँ के ब्लड में जाती है, तो माँ का इम्यून सिस्टम उन्हें फौरन मानकर धीरे धीरे एंटी डी एंटीबॉडीज बनाता है। इस स्टेज को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। पहली प्रेगनेंसी में बेबी यूजुअली सेफ ही रहता है, क्योंकि एंटीबॉडीज लेट बनती है और सफिशिएंट क्वांटिटी में फीटस तक नहीं पहुंच पाती। अब अगली प्रेगनेंसी में अगर फीटस फिर से आरएच पॉजिटिव हो तो माँ के ब्लड में मौजूद पहले से एंटी डी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के सर्कुलेशन में पहुंच जाती हैं। ये एंटीबॉडीज फीटस की आरबीसी पर मौजूद डी एंटीजन से बाइंड करती है और उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, जिससे कि हेमोलाइसिस होता है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन के कारण फीटस में सीवियर एनीमिया हो जाता है। बॉडी इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए लीवर और स्प्लीन में एक्सेसिव आरबीसी प्रोडक्शन शुरू कर देती है, जिसे हेपेटोस्प्लेनोमेगली होती है। सीवियर केसेस में हार्ट फेलियर और जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है, जिसे हाइड्रोप्सोफेटिस कहते हैं। बर्थ के बाद हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा बनता है, जिससे सीवियर जॉन्डिस होता है और अनट्रीटेड केसेस में ब्रेन डैमेज का रिस्क बना रहता है। इस तरह HDN एक इम्यून चेन रिएक्शन होती है जिसमें मैटरनल एंटीबॉडीज फीटस की आरबीसी को प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है सीवियर एनीमिया, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज फीटस की आरबीसी को लगातार डिस्ट्रॉय करती है। बेबी के ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल भी गिर जाता है। इससे फीटस और न्यूबॉर्न को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है, जिससे कमजोरी, पुअर ग्रोथ और ऑर्गन स्ट्रेस हो सकता है। आरबीसी टूटने से हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होकर काफ़ी ज़्यादा बिलिरुबिन बनता है, जिससे न्यूबॉर्न में सीवियर जॉन्डिस दिखाई देता है। अगर बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और टाइमली ट्रीटमेंट न मिले, तो ये ब्रेन में जमा होकर कैर्निक टेरेस यानी कि ब्रेन डैमेज पैदा कर सकता है, जो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी दे सकता है। एनीमिया को कंपनसेट करने के लिए फीटस का लीवर और स्प्लीन एक्स्ट्रा आरबीसी बनाने लगते हैं, जिसको हेपेटोस्प्लिनोमेगली डेवलप होती है। बोन मैरो के बाहर भी आरबीसी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, इसलिए डिजीज का नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस पड़ा। सीवियर केसेस में एनीमिया की वजह से हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इससे बॉडी में पानी जमा होने लगता है, जिससे जनरलाइज्ड स्वेलिंग होती है, जिसको हाइड्रोप्सोफेटलिस कहते हैं। यह कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है। बर्थ के बाद बेबी को फीडिंग डिफ़िकल्टी,
लेथार्जी, पेल स्किन और रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकती है। सिंपल शब्दों में एचडीएन बेबी के लिए डेंजरस इसलिए है क्योंकि यह ऑक्सीजन सप्लाई, ब्रेन सेफ्टी और हार्ट फंक्शन तीनों को अफेक्ट करती है। एचडीएन का डायग्नोसिस प्रेगनेंसी के दौरान और बर्थ के बाद दोनों स्टेजेस में किया जाता है ताकि बेबी को अर्ली डैमेज से बचाया जा सके। सबसे पहला स्टेप होता है मैटरनल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ्स में माँ के ब्लड से यह चेक किया जाता है कि कहीं एंटी डी या कोई और हार्मफुल एंटीबॉडी मौजूद तो नहीं है। अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाए तो प्रेगनेंसी को हाई रिस्क माना जाता है और क्लोज मॉनिटरिंग शुरू होती है। इसके बाद इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट किए जाते हैं जो माँ के सीरम में मौजूद एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। यह टेस्ट ये बताता है कि माँ सेंसिटाइज्ड है या नहीं और एंटीबॉडीज़ फीटस की आरबीसी को अटैक कर सकती है या नहीं। बेबी के जन्म के बाद डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट किए जाते हैं जिसमें न्यूबॉर्न की आरबीसी पर एंटीबॉडीज़ अटैच्ड है या नहीं ये देखा जाता है। अगर डायरेक्ट कॉम्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि मैटरनल एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बेबी की आरबीसी से बाइंड हो चुकी है और हेमोलाइसिस हो रही है। प्रेगनेंसी के दौरान फीटस की कंडीशन एक्सेस करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें फीटल एनीमिया के साइन देखे जाते हैं जैसे कि एनलार्ज्ड लीवर और स्प्लीन, एक्सेस फ्लूइड कलेक्शन जिसको हाइड्रोप्स कहते हैं और इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट और एबनॉर्मल ब्लड फ्लो पैटर्न्स। इन सभी टेस्ट का कंबाइंड यूज डॉक्टर्स को अर्ली डायग्नोसिस, सीवियरिटी असेसमेंट और टाइमली ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है जिससे बेबी की लाइफ सुरक्षित रखी जा सके। एचडीएन की सबसे इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन होती है आरएच नेगेटिव माँ को सही समय पर एंटी डी इमोग्लोबुलिन दे देना। इसका उद्देश्य माँ के इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज्ड होने से रोकना होता है ताकि वह एंटी डी एंटीबॉडीज न बना पाए और फ्यूचर प्रेगनेंसीज सुरक्षित रहे। जब आरएच नेगेटिव माँ के शरीर में आरएच पॉजिटिव बेबी की आरबीसी प्रवेश करती है तब नॉर्मली माँ का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना सकता है, लेकिन अगर उसी समय या उससे पहले एंटी डी इंजेक्शन दे दिया जाए तो ये इंजेक्टेड एंटीबॉडीज फीटल आरबीसी को न्यूट्रलाइज कर देती है जिससे माँ का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाता, यानी कि सेंसिटाइजेशन प्रिवेंट हो जाती है। क्लिनिकली एंटी डी इंजेक्शंस इन सिचुएशंस में दिया जा सकता है जैसे डिलीवरी के बाद अगर बेबी आरएच पॉजिटिव है तो, मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल ट्रॉमा या फिर प्रेगनेंसी के दौरान इन्वेजिव प्रोसीजर्स जैसे कि एमिनोसेंट्रेसिस, सीवीएस और काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स में प्रेगनेंसी के 28 दिन पर भी प्रोफिलेक्टिक डोज भी दी जाती है। देखिए, एचडीएन का ट्रीटमेंट बेबी की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। इसका गोल होता है बिलिरुबिन लेवल को कंट्रोल करना, एनीमिया को कंट्रोल करना और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। सबसे कॉमन और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है फोटोथेरेपी। इसमें बेबी को स्पेशल ब्लू लाइट के नीचे रखा जाता है। यह लाइट बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिससे बिलिरुबिन यूरिन और स्टूल के थ्रू इजीली बाहर निकल जाता है। इससे जॉन्डिस कम होता है और ब्रेन डैमेज का रिस्क भी घटता है। माइल्ड टू मॉडरेट एचडीएन में फोटोथेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा हो जाए या एनीमिया सीवियर हो जाए तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न भी किया जाता है। इसमें बेबी के ब्लड को धीरे धीरे निकाल कर कंपैटिबल फ्रेश ब्लड से रिप्लेस किया जाता है। इसमें 3 बेनिफिट्स होते हैं। एक, एक्सेस बिलिरुबिन रिमूव हो जाता है, मैटरनल एंटीबॉडीज हट जाती है और हेल्दी आरबीसी सप्लाई मिल जाती है।
यह प्रोसीजर आईसीयू सेटिंग्स में केयरफुली किया जाता है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। सीवियर केसेस में जब प्रेगनेंसी के दौरान ही फीटस में डेंजरस एनीमिया डेवलप हो जाए तो इंट्रायूटराइन ट्रांसफ्यूज़न की जाती है। इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडलाइन से फीटस को डायरेक्टली कंपैटिबल ब्लड दिया जाता है ताकि डिलीवरी तक बेबी सर्वाइव कर सके और ऑर्गन डैमेज न हो। यह हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है और टेरिटरी केयर सेंटर्स में किया जाता है। ब्लड टाइपिंग का मेन पर्पस होता है ये पता लगाना कि किसी व्यक्ति का एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच स्टेटस क्या है। ये इन्फॉर्मेशन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है क्योंकि गलत ब्लड देने पर सीवियर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है जिससे पेशेंट की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। ब्लड टाइपिंग प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर आरएच नेगेटिव मदर्स के केस में। इसके अलावा ब्लड टाइपिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, स्क्रीनिंग, इमरजेंसी मेडिसिन और मेडिको लीगल आइडेंटिफिकेशन में भी काफ़ी यूज़ होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो ब्लड टाइपिंग पेशेंट की ब्लड आइडेंटिटी कार्ड बनाती है जिससे डॉक्टर ये डिसाइड कर पाता है कि कौन सा ब्लड सेफली दिया जा सकता है। ब्लड टाइपिंग करने के लिए लेबोरेटरी में एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। सबसे कॉमन मेथड होता है स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड में पेशेंट के ब्लड की एक ड्रॉप स्लाइड पर रखी जाती है और उस पर नॉन एंटीसेरा यानी कि एंटी ए, एंटी बी या एंटी डी डाले जाते हैं। जहां एग्लूटिनेशन दिखाई देती है वहां कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन प्रेजेंट माना जाता है। यह मेथड फास्ट होता है और इमरजेंसी स्क्रीनिंग में यूज़ होता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। दूसरा मेथड है ट्यूब मेथड। ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। इसमें टेस्ट ट्यूब्स में पेशेंट के आरबीसी और एंटीसेरा मिक्स किए जाते हैं और कंट्रोल्ड कंडीशंस में एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व की जाती है। ब्लड बैंक में मोस्टली यही मेथड यूज़ होता है। अगला मेथड है कार्ड मेथड। ये मॉडर्न वर्जन है जिसमें प्री कोटेड कार्ड्स पर रीएजेंट्स होते हैं और क्विक विजुअल इंटरप्रिटेशन मिल जाता है। ये फील्ड क्रैम्प्स ये फील्ड क्रैम्प्स और रैपिड टेस्टिंग में यूज़ होती है। इन मेथड्स का कंबाइंड गोल होता है करेक्ट ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करना ताकि ट्रांसफ्यूजन पूरी तरीके से सेफ हो। ब्लड टाइपिंग का मेन पर्पस होता है ये पता लगाना कि किसी व्यक्ति का एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच स्टेटस क्या है। ये इन्फॉर्मेशन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है और क्योंकि गलत ब्लड देने पर सीवियर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है। क्रॉस मैचिंग का मेन पर्पस होता है ये कंफर्म करना कि डोनर का ब्लड रेसिपिएंट ब्लड के साथ सेफली कंपैटिबल है या नहीं। ब्लड टाइपिंग से हमें सिर्फ ए बी ओ और आर एच ग्रुप पता चलता है, लेकिन ब्लड में कई माइनर एंटीजेंस भी होते हैं जिनसे रिएक्शन हो सकती है। क्रॉस मैचिंग इन हिडन इनकम्पैटिबिलिटीज़ को डिटेक्ट करता है। क्रॉस मैचिंग यह इंश्योर करता है कि रेसिपिएंट के प्लाज्मा में कोई ऐसी एंटीबॉडी मौजूद न हो जो डोनर की आरबीसी को अटैक कर सके। अगर ऐसी एंटीबॉडी मौजूद होगी और ट्रांसफ्यूजन कर दी जाए तो सीवियर हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है जो किडनी फेलियर, शॉक और इवन डेथ तक कॉज कर सकती है। मेजर क्रॉस मैच सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। इसमें रेसिपिएंट का सीरम और डोनर की आरबीसी को मिक्स किया जाता है। अगर एग्लूटिनेशन या हेमोलाइसिस दिखाई दे तो ब्लड इनकम्पैटिबल माना जाता है और ट्रांसफ्यूजन नहीं की जाती। यह टेस्ट क्लिनिकली काफ़ी क्रिटिकल होता है क्योंकि यही रियल ट्रांसफ्यूजन सिचुएशन को स्टिमुलेट करता है। माइनर क्रॉसमैच में डोनर का सीरम और रेसिपिएंट की आरबीसी को मिक्स किया जाता है। आजकल पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से डोनर प्लाज्मा काफ़ी कम होता है, इसलिए माइनर क्रॉस मैच की इम्पोर्टेंस कम हो गई है। फिर भी स्पेशल सिचुएशंस में इसे चेक किया जा सकता है।
इंटरप्रिटेशन सिंपल है, देखिए। नो एग्लूटिनेशन यानी कि कंपैटिबल ब्लड, और एग्लूटिनेशन है यानी कि इनकम्पैटिबल ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें डोनर के ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स को रेसिपिएंट के ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है ताकि बॉडी की कमी को पूरा किया जा सके। यह सिर्फ पूरा ब्लड देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ज़रूरत के अनुसार पैक्ड आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या स्पेसिफिक कंपोनेंट्स भी दिए जाते हैं। क्लिनिकली इसका पर्पस होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेनिश करना या इम्यून सपोर्ट देना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब दी जाती है जब पेशेंट की लाइफ या ऑर्गन फंक्शन रिस्क में हो। सबसे कॉमन इंडिकेशन है सीवियर एनीमिया, जब हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाए कि टिश्यू को एडिक्वेट ऑक्सीजन ही न मिल पा रही हो, जैसे क्रोनिक एनीमिया, पोस्टपार्टम हेमोरेजिया या सीवियर न्यूट्रिशनल एनीमिया में। एक्यूट ब्लड लॉस भी एक मेजर इंडिकेशन है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या सर्जिकल ब्लीडिंग या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या ट्रॉमा में, जहां बॉडी ने अचानक काफ़ी ज़्यादा ब्लड खो दिया हो। मेजर सर्जरीज में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर कार्डियक, ऑर्थोपेडिक या ट्रांसप्लांट सर्जरीज में। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोफीलिया, लीवर डिजीज या मैसिव ट्रांसफ्यूजन केसेस में प्लाज्मा और क्लॉटिंग फैक्टर्स देने के लिए ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। शॉक और क्रिटिकल केयर सिचुएशंस में सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए और ऑक्सीजन डिलीवरी इंप्रूव करने के लिए ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में ट्रांसफ्यूजन मोस्टली कंपोनेंट बेस्ड थेरेपी पर होती है, यानी कि पेशेंट को पूरा ब्लड देने के बजाय कंपोनेंट दिए जाते हैं जिसकी उसको एक्चुअल ज़रूरत होती है। पहला होता है होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें डोनर का पूरा ब्लड दे दिया जाता है, जिसमें आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और प्रोटीन सब कुछ होते हैं। इसका यूज़ आजकल कम हो गया है और मेनली मैसिव एक्यूट ब्लड लॉस या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जैसे स्पेशल केसेस में ही दिया जाता है। नेक्स्ट है पैक्ड आरबीसी ब्लड सेल्स, पीआरबीसी। ये तब दिए जाते हैं जब पेशेंट को मेनली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जैसे सीवियर एनीमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज, पोस्ट ब्लीडिंग रिकवरी में। इसमें एक्स्ट्रा प्लाज्मा रिमूव कर दिया जाता है, जिससे वॉल्यूम ओवरलोड का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसका यूज़ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, लीवर डिजीज, मैसिव ट्रांसफ्यूजन और कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी में किया जाता है, जब पेशेंट को क्लॉटिंग सपोर्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट कंसंट्रेट। ये प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कीमोथेरेपी पेशेंट्स या एक्टिव ब्लीडिंग में। कैरोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा का कंसंट्रेटेड पार्ट होता है, जिसमें फाइब्रिनोजेन फैक्टर 8, वॉन विलब्रेंट फैक्टर और फैक्टर 11 होती है। इसका यूज़ सीवियर हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया, हीमोफीलिया और मैसिव ब्लीडिंग में होता है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ट्रांसफ्यूजन थेरेपी टेलर मेड होती है ताकि पेशेंट को टारगेटेड बेनिफिट मिल सके और अननेसेसरी रिस्क कम हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने से पहले कुछ मैंडेटरी सेफ्टी स्टेप्स फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट को कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या इन्फेक्शन का रिस्क न हो। सबसे पहला स्टेप होता है ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि ए, बी, ओ और आर एच टाइपिंग का। इससे यह कन्फर्म किया जाता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है और कौन सा डोनर ब्लड कंपैटिबल रहेगा। गलत ग्रुपिंग से ट्रांसफ्यूजन की सबसे डेंजरस कॉज हो सकती है। दूसरा स्टेप होता है क्रॉस मैचिंग का। इसमें डोनर की आरबीसी और रेसिपिएंट के सीरम को मिलाकर ये चेक किया जाता है कि कहीं कोई हिडन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं हो रही है। अगर
एग्लूटिनेशन नहीं होती तभी ब्लड सेफ माना जाता है। तीसरा स्टेप होता है डोनर ब्लड स्क्रीनिंग। डोनर ब्लड को इन्फेक्शंस जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, मलेरिया के लिए टेस्ट किया जाता है ताकि ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से पेशेंट सुरक्षित रहे। इसके बाद प्रॉपर लेबलिंग और डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। ब्लड बैग पर डोनर ID, ब्लड ग्रुप, एक्सपायरी डेट और क्रॉस मैच स्टेटस क्लियरली लिखा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा धीमी गति से शुरू की जाती है, खासकर पहले 10-15 मिनट में। इसका कारण ये होता है कि अगर कोई एलर्जिक या हेमोलाइटिक रिएक्शन होने लगे तो उसे अर्ली डिटेक्ट करके तुरंत ट्रांसफ्यूजन को रोका जा सके। इनिशियल रेट यूजुअली काफ़ी स्लो रखा जाता है और पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। अगर पहले 15 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो ट्रांसफ्यूजन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी ब्लड को बहुत तेज़ी से नहीं चलाया जाता, खासकर एल्डरली पेशेंट्स और हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स और चिल्ड्रंस में, क्योंकि फास्ट ट्रांसफ्यूजन से वॉल्यूम ओवरलोड और हार्ट फेलियर का रिस्क होता है। ट्रांसफ्यूजन के दौरान वाइटल साइंस रेगुलरली मॉनिटर किए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट। नर्स या डॉक्टर पेशेंट से सिम्टम्स भी पूछता रहता है, जैसे कि कोई ठंड, फीवर, चेस्ट पेन, बैक पेन, इचिंग, ब्रेथलेसनेस या कि फिर कोई भी डिस्कम्फर्ट। ये अर्ली साइंस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। ब्लड बैंक को भी पेरियोडिकली चेक किया जाता है कि कोई लीकेज या डिसकoloरेशन या कि फिर क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइफ सेविंग होती है, पर इसके साथ कुछ पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे हमेशा केयरफुली ही दिया जाता है। सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये तब होता है जब गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए और रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर RBC को डिस्ट्रॉय करने लगे। पेशेंट में फीवर, चिल्स, चेस्ट पेन, बैक पेन, हाइपोटेंशन, डार्क यूरिन और किडनी फेलियर तक हो सकता है। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। दूसरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फाइब्रिल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। इसमें ट्रांसफ्यूजन के दौरान या बाद में फीवर और चिल्स हो जाते हैं। यह यूजुअली डोनर WBC प्रोटीन्स के रिएक्शन से होता है और जनरली माइल्ड होता है। एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे इचिंग, रैशेज। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी एक रिस्क होता है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया। हालांकि मॉडर्न स्क्रीनिंग से यह रिस्क काफ़ी कम हो गया है। वॉल्यूम ओवरलोड खासकर एल्डरली हार्ट फेलियर और चिल्ड्रन में हो सकता है, जिससे कि ब्रेथलेसनेस और पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मॉडर्न मेडिसिन की सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग थेरेपीज में से एक है। सीवियर ब्लीडिंग, एक्सीडेंट, मेजर सर्जरीज, चाइल्ड बर्थ, हेमोरेजिया, सीवियर एनीमिया और शॉक जैसी सिचुएशंस में ट्रांसफ्यूजन पेशेंट की जान बचा सकती है, क्योंकि ये तुरंत ऑक्सीजन डिलीवरी रिस्टोर करती है, सर्कुलेशन सपोर्ट देती है और वाइटल ऑर्गन को डैमेज से बचाती है। कैंसर पेशेंट्स, किडनी फेलियर पेशेंट्स, हेमोफीलिया और लीवर डिजीज जैसे क्रोनिक कंडीशंस में ट्रांसफ्यूजन लॉन्ग टर्म सपोर्टिव रोल निभाता है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है और कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। लेकिन ट्रांसफ्यूजन के साथ रिस्क भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इन्फेक्शंस, वॉल्यूम ओवरलोड और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए ट्रांसफ्यूजन हमेशा स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंडर ही दी जाती है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वो एडवर्स रिस्पॉन्स होता है
जो पेशेंट के शरीर में तब डेवलप होता है जब ब्लड या ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज किया जाता है और ब्लड उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाती। यह रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तुरंत बाद में या फिर कभी-कभी कई घंटे या कई दिनों के बाद भी दिखाई दे सकती है। इसका कारण ये होता है कि इम्यूनोलॉजिकल मिसमैच या कॉन्टैमिनेटेड ब्लड, वॉल्यूम ओवरलोड या डोनर ब्लड के कुछ कंपोनेंट के प्रति हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है। सबसे कॉमन मैकेनिज्म ये होता है कि रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम डोनर ब्लड के किसी एंटीजन या प्रोटीन को फौरन समझकर उसके खिलाफ रिएक्शन शुरू कर देता है। इससे फीवर, चिल्स, एलर्जिक सिम्टम्स, हेमोलाइसिस, सांस की तकलीफ या हाइपोटेंशन या ऑर्गन डैमेज हो सकता है। एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जो ट्रांसफ्यूजन के दौरान या ट्रांसफ्यूजन शुरू होने के कुछ मिनटों से लेकर 24 घंटे के अंदर दिखाई देती है। ये रिएक्शन रैपिडली डेवलप कर सकती है और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इसलिए इन्हें तुरंत पहचानना और मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे डेंजरस एक्यूट रिएक्शन होती है एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये तब होता है जब गलत ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज हो जाए, खासकर एबीओ मिसमैच में। रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर ब्लड को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे फीवर, चिल्स, सीवियर बैक पेन, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, डार्क यूरिन और एक्यूट किडनी फेलियर तक हो सकता है। यह मेडिकल इमरजेंसी होती है और ट्रांसफ्यूजन तुरंत रोकना पड़ता है। दूसरी कॉमन रिएक्शन होती है फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। इसमें पेशेंट को फीवर और चिल्स हो जाते हैं, लेकिन आरबीसी डिस्ट्रक्शन नहीं होती। यह डोनर डब्ल्यूबीसी प्रोटीन्स या साइटोकाइन्स के रिएक्शन से होता है और यूजुअली माइल्ड होता है। एंटीपायरेटिक्स से कंट्रोल हो जाती है। एलर्जिक रिएक्शन तब होती है जब पेशेंट डोनर प्लाज्मा प्रोटीन के प्रति सेंसिटिव होता है। इसमें इचिंग, रैशेज, यूट्रिकेरिया दिखाई देती है और ये ये रेयरली सीवियर एनाप्लेक्सिस हो सकती है, जिसमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी और हाइपोटेंशन हो सकती है। एक सीरियस पर काफ़ी कॉमन रिएक्शन है TRALI, यानी कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इसमें ट्रांसफ्यूजन के कुछ घंटों के अंदर सडन ब्रेथलेसनेस, हाइपोक्सिया और लंग एडिमा डेवलप हो जाता है, जो आईसीयू मैनेजमेंट की जिसमें ज़रूरत पड़ सकती है। TACO, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। ये तब होता है जब ब्लड काफ़ी फास्ट या ज़्यादा वॉल्यूम में दिया जाए, खासकर एल्डरली या हार्ट पेशेंट्स में। इससे ब्रेथलेसनेस, बीपी बढ़ना, पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जो ट्रांसफ्यूजन के कई घंटे या दिनों या फिर कभी-कभी कई हफ्तों बाद दिखाई देती है। ये रिएक्शन अक्सर एक्यूट रिएक्शन जितनी ड्रामेटिक नहीं होती, लेकिन पेशेंट के हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकती है। सबसे कॉमन डिलेड रिएक्शन है डिलेड हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें रेसिपिएंट के शरीर में सबसे पहले से बनी वीक एंटीबॉडीज डोनर आरबीसी के एंटीजन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती है। पेशेंट में धीरे धीरे एनीमिया बढ़ता है, माइल्ड जॉन्डिस, फटीग और लो हीमोग्लोबिन दिखाई देता है। यह रिएक्शन स्पेशली रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन वाले पेशेंट्स में देखी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट डिलेड प्रॉब्लम है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर डोनर ब्लड स्क्रीनिंग में कोई इन्फेक्शन मिस हो जाए, तो पेशेंट में वीक्स या फिर मंथ्स के बाद एचआईवी या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या मलेरिया जैसी डिजीज डेवलप हो सकती है। इसलिए स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं।
रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन में आयरन ओवरलोड भी हो सकता है, खासकर थैलेसीमिया या क्रोनिक एनीमिया पेशेंट्स में। एक्सेस आयरन लीवर, हार्ट और एंडोक्राइन ऑर्गन में जमा होकर ऑर्गन डैमेज कर सकता है। रेयर केसेस में ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज TAGVHD भी हो सकता है, जिसमें डोनर लिम्फोसाइट्स रेसिपिएंट के टिश्यू पर अटैक कर देते हैं। खासकर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो डिलेड रिएक्शन साइलेंट होती हैं लेकिन डेंजरस हो सकती हैं। इसलिए ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री हमेशा पेशेंट इवैल्यूएशन में ध्यान में रखी जाती है। जैसे ही ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट में कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे फीवर, चिल्स, चेस्ट पेन, बैक पेन, ब्रेथलेसनेस, टीचिंग, हाइपोटेंशन या एंजाइटी, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम होता है ट्रांसफ्यूजन को तुरंत बंद कर देना। ब्लड बैग को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन फोर लाइन को बंद नहीं किया जाता। फोर लाइन को नॉर्मल सैलाइन से चालू रखा जाता है ताकि इमरजेंसी मेडिसिन देने का रास्ता खुला रहे। इसके बाद पेशेंट्स के वाइटल साइंस तुरंत चेक किए जाते हैं, जैसे कि पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर। ऑक्सीजन दिया जा सकता है अगर सांस की तकलीफ हो तो। पेशेंट्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है ताकि डिटेरियोरेशन जल्दी डिटेक्ट हो सके। नेक्स्ट स्टेप होता है डॉक्टर और ब्लड बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करना। ब्लड बैग, ट्यूबिंग और पेशेंट ब्लड सैंपल्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है ताकि रिएक्शन का एग्जैक्ट कोज पता चल सके, जैसे कि हेमोलाइसिस या मिसमैच या कॉन्टेमिनेशन। सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स, एलर्जी के लिए एंटीएस्थमेसिस और या स्टेरॉइड्स, सीवियर रिएक्शन में फ्लूइड्स, वैसो सप्रेसर और इमरजेंसी सपोर्ट दी जाती है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करना। सबसे पहला स्टेप होता है एक्यूरेट ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि A, B, O और RH टाइपिंग और प्रॉपर क्रॉस मैचिंग, ताकि डोनर और रेसिपिएंट के बीच कोई एंटीजन एंटीबॉडी डिसमैच न हो। डोनर ब्लड की थोरो स्क्रीनिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, जिससे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस जैसी इन्फेक्शन ट्रांसफ्यूजन के जरिए स्प्रेड न हो सके। इसके साथ साथ ब्लड स्टोरेज, कोल्ड चेन मेंटेनेंस और एक्सपायरी डेट चेक करना भी ज़रूरी होता है। ब्लड बैंक का मेन रोल होता है ये इंश्योर करना कि सेफ, टेस्टेड और कंपैटिबल ब्लड ज़रूरत के समय तुरंत अवेलेबल हो। इसकी शुरुआत ब्लड कलेक्शन से होती है, जहां हेल्दी डोनर से ब्लड एसेप्टिक कंडीशंस में कलेक्ट किया जाता है ताकि कंटेमिनेशन का रिस्क न हो। कलेक्शन के बाद ब्लड को टेस्टिंग और स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है। इसमें ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन किया जाता है और इन्फेक्शन जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया के लिए स्क्रीनिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है कंपोनेंट सेपरेशन और स्टोरेज। होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूजन से PRBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में डिवाइड किया जाता है। इन कंपोनेंट्स को स्पेसिफिक टेम्परेचर और कंडीशन में स्टोर किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहे। डोनर सिलेक्शन का मेन पर्पज़ ये होता है कि डोनर हेल्दी हो और उसका ब्लड रेसिपिएंट के लिए कंप्लीटली सेफ हो। हर व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ब्लड बैंक स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करता है। एज यूजुअली 18 से 65 ईयर्स के बीच होती है ताकि डोनर फिजिकली मेच्योर और मेडिकली स्टेबल हो। वेट मिनिमम 50 किलो रखा जाता है, जिससे डोनेशन से डोनर को वीकनेस या कि फिर हाइपोटेंशन न हो। हीमोग्लोबिन लेवल कम कम से कम 12.5
ग्राम पर डेसीलीटर होना ज़रूरी होता है, ताकि डोनर ऑलरेडी एनीमिक न हो और डोनेशन के बाद हेल्थ कॉम्प्लिकेशन न हो। डोनर को किसी भी एक्टिव इन्फेक्शन, फीवर, जॉन्डिस, क्रोनिक डिजीज, हार्ट डिजीज या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। रिसेंट सर्जरी, टैटू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रिस्की बिहेवियर हिस्ट्री में टेम्परेरी डिफेरल किया जाता है, ताकि इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का रिस्क न रहे। ब्लड प्रेशर, पल्स और जनरल हेल्थ चेक की जाती है। फीमेल डोनर में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन स्टेटस भी एक्सेस किया जाता है। डोनर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन का उद्देश्य दो चीज़ों को इंश्योर करना होता है: डोनर की सेफ्टी और रेसिपेंट की सेफ्टी। इसलिए डोनर सिलेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर होती है। ब्लड स्टोरेज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ब्लड और उसके कंपोनेंट की क्वालिटी, वायबिलिटी और सेफ्टी बनी रहे जब तक वह पेशेंट को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाए। हर ब्लड कंपोनेंट को अलग अलग टेम्परेचर और कंडीशन में स्टोर किया जाता है, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। होल ब्लड और पैक्ड आरबीसी को रेफ्रिजरेटर में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। इस टेम्परेचर पर आरबीसी मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, जिससे सेल्स ज़्यादा समय तक वाइबल रहते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ का रिस्क कम होता है। प्लेटलेट्स को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता, बल्कि 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर कॉन्टिन्यूस जेंटल एजिटेशन के साथ स्टोर किया जाता है। एजिटेशन ज़रूरी होता है ताकि प्लेटलेट्स फंक्शनल बने रहें और क्लॉटिंग एबिलिटी मेंटेन रहे। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी को -18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पर डीप फ्रीजर में स्टोर किया जाता है। फ्रीजिंग से क्लॉटिंग फैक्टर प्रिजर्व रहते हैं और प्लाज्मा लंबे समय तक यूजेबल बना रहता है। ब्लड स्टोरेज में कोल्ड चेन मेंटेनेंस, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, एक्सपायरी डेट चेक और प्रॉपर लेबलिंग काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर स्टोरेज कंडीशन डिस्टर्ब हो जाए तो ब्लड अनसेफ हो सकता है और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या कि फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि ब्लड या ब्लड कंपोनेंट कितने समय तक सेफ और इफेक्टिव रहता है जब उसे सही स्टोरेज कंडीशन में रखा जाता है। शेल्फ लाइफ टेम्परेचर, प्रिवेंटिव सॉल्यूशन और कंपोनेंट टाइप पर डिपेंड करता है। होल ब्लड या पैक्ड आरबीसी की शेल्फ लाइफ आमतौर पर 35 से 42 दिन की होती है, जब इन्हें 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जैसे कि CPDA1 आरबीसी को न्यूट्रिएंट्स और एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, जिससे उसकी सर्वाइवल बढ़ जाती है। एक्सपायरी के बाद आरबीसी फ्रेगाइल हो जाती है और ट्रांसफ्यूजन अनसेफ हो जाता है। प्लेटलेट्स की शेल्फ लाइफ सबसे कम होती है, लगभग 5 से 7 दिन। इन्हें 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर कॉन्टिन्यूस एगिटेशन के साथ रखा जाता है। रूम टेम्परेचर स्टोरेज की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए प्लेटलेट्स की एक्सपायरी जल्दी होती है और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की शेल्फ लाइफ सबसे लंबी होती है, लगभग 1 साल, जब इसे -18 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे स्टोर किया जाए। फ्रीजिंग से क्लोटिंग फैक्टर प्रिजर्व्ड रहते हैं। मैसिव ट्रांसफ्यूज़न उस सिचुएशन को कहते हैं जब पेशेंट को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ब्लड देना पड़ता है। आमतौर पर जब 3 से 4 घंटे में बॉडी का 50% से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम रिप्लेस करना पड़ता है, या कि फिर 24 घंटे में पूरा ब्लड वॉल्यूम बदलना पड़े। यह सिचुएशन आमतौर पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मेजर ट्रॉमा, मैसिव सर्जिकल ब्लीडिंग, ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेजिया या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में देखी जाती है। इसमें चैलेंज सिर्फ ब्लड देना ही नहीं होता, बल्कि बॉडी का टेम्परेचर,
क्लॉटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में रखना भी होता है। ज़्यादा कोल्ड ब्लड देने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर डाइल्यूट होने से ब्लीडिंग बढ़ सकती है। इसलिए मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल में बैलेंस्ड रेशियो में पीआरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स दिए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन डिलीवरी, कोएगुलेशन और वॉल्यूम तीनों मेंटेन रहे। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, यूरिन आउटपुट और इलेक्ट्रोलाइट्स और कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन वह प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट का ब्लड धीरे धीरे निकालकर उसी समय कंपैटिबल फ्रेश ब्लड से रिप्लेस किया जाता है। इसका पर्पस बॉडी के हार्मफुल सब्सटेंस या एंटीबॉडीज को रिमूव करना और हेल्दी आरबीसी सप्लाई करना होता है। सबसे कॉमन यूज़ होता है न्यूबॉर्न्स में, खासकर हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में और सीवियर नियोनेटल जॉन्डिस में। इसमें बेबी के ब्लड से एक्सेस बिलिरुबिन और मैटरनल एंटीबॉडीज हटाई जाती है और फ्रेश कंपैटिबल आरबीसी दी जाती है, जिससे एनीमिया और ब्रेन डैमेज का रिस्क कम किया जा सके। रेयर केसेस में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सीवियर पॉइजनिंग या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी यूज किया जाता है। ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन में पेशेंट को उसका अपना ही ब्लड वापस दिया जाता है। यह ब्लड सर्जरी से पहले कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है या सर्जरी के दौरान बॉडी से निकला ब्लड स्पेशल मशीन से कलेक्ट करके वापस दिया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ब्लड ग्रुप मिसमैच, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का रिस्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि डोनर और रेसिपिएंट एक ही व्यक्ति होते हैं। यह मेथड इलेक्टिव सर्जरीज जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी या प्लान्ड प्रोसीजर में यूज़फुल होती है, जहां ब्लड लॉस एक्सपेक्टेड ही होता है। लिमिटेशन इसकी ये है कि पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन पहले से एडिक्वेट होना चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं होता। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन सबसे सेफ ट्रांसफ्यूजन होती है जब प्रॉपरली प्लान्ड की जाए। पेडियाट्रिक या नियोनेटल ट्रांसफ्यूजन। चिल्ड्रन और न्यूबॉर्न्स में ट्रांसफ्यूजन काफ़ी सेंसिटिव होती है क्योंकि उनका ब्लड वॉल्यूम छोटा होता है और फिजियोलॉजिक फिजियोलॉजिकली फ्रेगाइल होता है। इसलिए काफ़ी छोटी मात्रा में केयरफुली कैलकुलेटेड डोज दी जाती है। नियोनेटल में ट्रांसफ्यूजन इंडिकेशंस में सीवियर एनीमिया, प्रीमेच्योर स्पेसिस, एचडीएन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर शामिल होते हैं। ब्लड हमेशा वार्म किया जाता है, स्ट्रिक्ट कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है और स्लो रेट से ट्रांसफ्यूज किया जाता है ताकि हाइपोथर्मिया, वॉल्यूम ओवरलोड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस न हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स वे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स ऑन कीमोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, कॉन्जेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी, एचआईवी पेशेंट या लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी वाले पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मल डोनर ब्लड के लिम्फोसाइट्स रेसिपिएंट्स के बॉडी पर अटैक कर सकते हैं और डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस, ट्रांसफ्यूजन्स एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज यानी कि TAGVHT ये कंडीशन पैदा कर सकते हैं, जो अक्सर फैटल होती है। इस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को इरेडिकेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। इरेडिएशन डोनर लिम्फोसाइट्स को इनएक्टिव कर देता है, जिससे वे रेसिपिएंट के टिश्यू पर अटैक नहीं कर पाते। कई केसेस में ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड ब्लड भी यूज़ किया जाता है ताकि फेब्राइल रिएक्शन और CMV ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो सके। नेक्स्ट है इमरजेंसी ट्रांसफ्यूज़न। ये तब की जाती है जब पेशेंट की लाइफ इमीडिएट डेंजर में हो और ब्लड ग्रुप पता करने या क्रॉस मैच करने का टाइम न हो।
जैसे मैसिव ट्रोमा, सीवियर हेमोरेजिया या कार्डियक अरेस्ट में। ऐसे केसेस में ओ नेगेटिव पैक्ड आरबीसी दिए जाते हैं क्योंकि इसमें ए बी डी एंटीजेंस नहीं होते और रिएक्शन का रिस्क मिनिमम होता है। इसे यूनिवर्सल इमरजेंसी ब्लड माना जाता है। जैसे ही पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए, तुरंत ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैच करके मैच्ड ब्लड पर शिफ्ट किया जाता है। अगर ओ ग्रुप पेशेंट को ए ग्रुप ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा? इससे सीवियर एग्लूटिनेशन और हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होंगे। देखिए, ओ ग्रुप व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। अगर उसे ए ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए तो उसकी एंटी ए एंटीबॉडी डोनर के आरबीसी के ए एंटीजन से रिएक्ट करेगी। इससे आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी और टूटने लगेगी, जिसे हेमोलाइसिस कहते हैं। इससे फीवर, हाइपोटेंशन, किडनी डैमेज और शॉक हो सकता है। इसलिए ओ ग्रुप पेशेंट को केवल ओ ब्लड ही दिया जाता है। ए बी ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। देखिए, ए बी ग्रुप व्यक्ति की आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में न तो एंटी ए होती है और न ही एंटी बी। इसलिए किसी भी डोनर की आरबीसी से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती। इसलिए ए बी व्यक्ति ए बी और ओ सभी ब्लड को सेफली रिसीव कर सकता है। आर एच निगेटिव व्यक्ति को आर एच पॉजिटिव ब्लड क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इससे एंटी डी एंटीबॉडी बन जाती है और फ्यूचर रिएक्शंस हो सकती है। आर एच निगेटिव व्यक्ति के शरीर में डी एंटीजन नहीं होता। अगर उसे आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो उसका इम्यून सिस्टम डी एंटीजन को फौरन मानकर एंटी डी एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। पहली बार रिएक्शन माइल्ड हो सकती है, लेकिन अगली बार सीवियर हेमोलाइसिस हो सकता है। इससे ट्रांसफ्यूजन डेंजरस हो सकता है और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। आर एच निगेटिव मदर में एंटी डी इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? क्योंकि एच डी एन से फ्यूचर बेबी को बचाने के लिए। देखिए, अगर माँ आर एच नेगेटिव हो और बच्चा आर एच पॉजिटिव हो तो माँ सेंसिटाइज्ड हो जाती है और एंटी डी एंटीबॉडी बना लेती है। अगली प्रेगनेंसी में ये एंटीबॉडीज फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंटी डी इंजेक्शन फीटल आरबीसी को न्यूट्रलाइज कर देता है और माँ एंटीबॉडी नहीं बनाती। इससे हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न प्रिवेंट होता है। क्रॉस मैचिंग क्यों ज़रूरी होती है जबकि ब्लड ग्रुप का पता होता है? हिडन इनकम्पैटिबिलिटी डिटेक्ट करने के लिए क्रॉस मैचिंग की जाती है। देखिए, ब्लड ग्रुपिंग सिर्फ ए बी ओ और आर एच बताता है, लेकिन ब्लड में कई माइनर एंटीजन भी होते हैं। क्रॉस मैचिंग डोनर आरबीसी और रेसिपिएंट सीरम को मिलाकर एक्यूट रिएक्शन चेक करता है। अगर एग्लूटिनेशन नहीं होती तो ब्लड सेफ माना जाता है। यह ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचाने की फाइनल सेफ्टी स्टेप होता है। इमरजेंसी में ओ नेगेटिव ब्लड क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें ए बी और डी तीनों ही एंटीजन नहीं होते। इमरजेंसी में पेशेंट का ब्लड ग्रुप पता करने का समय नहीं होता। ओ नेगेटिव आरबीसी में कोई मेजर एंटीजन नहीं होते, इसलिए रिएक्शन का रिस्क कम होता है। यह टेम्परेरी लाइफ सेविंग मेजर होता है। बाद में प्रॉपर ग्रुपिंग करके मैच्ड ब्लड दिया जाता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन डेंगू पेशेंट में क्यों दी जाती है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए, प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए। देखिए, डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा रहता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से क्लॉट फॉर्मेशन इंप्रूव होती है और हेमोरेजिया प्रिवेंट होता है। यह लाइफ सेविंग सपोर्टिव थेरेपी होती है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन में प्लाज्मा और प्लेटलेट्स साथ क्यों दिए जाते हैं?
कोएगुलेशन बैलेंस बनाए रखने के लिए। देखिए, मैसिव ट्रांसफ्यूजन में सिर्फ आरबीसी देने से क्लॉटिंग फैक्टर डाइल्यूट हो जाते हैं और ब्लीडिंग बढ़ सकती है। इसलिए प्लाज्मा और प्लेटलेट्स बैलेंस रेशियो में दिए जाते हैं ताकि कोएगुलेशन सिस्टम स्टेबल रहे और हाइपोथर्मिया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बचाया जा सके। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को इरेडिएटेड ब्लड क्यों दिया जाता है? जीवीएचडी से बचाव के लिए। देखिए, नॉर्मल ब्लड में डोनर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले पेशेंट्स पर अटैक कर सकते हैं। रेडिएशन लिम्फोसाइट्स को इनएक्टिवेट कर देता है और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है। ट्रांसफ्यूजन के दौरान फीवर आए तो पहला कदम क्या होना चाहिए? ट्रांसफ्यूजन को तुरंत रोक देना चाहिए। फीवर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का एक अर्ली साइन हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन तुरंत रोककर 4 लाइन सलाइन से चालू रखी जाती है, वाइटल्स चेक किए जाते हैं और ब्लड बैंक को इन्फॉर्म किया जाता है। इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन रोकी जा सकती है।